हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिरीन पाठशाला। स्पोकन इंग्लिश हम में से काफ़ी सारे लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन आखिर शुरू कहाँ से करें? स्पोकन इंग्लिश सीखना अगर आपको शुरू करना है तो आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। ग्रामर या टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। और बेसिक चीज़ें आखिर क्या है? मैम बेसिक में भी कहाँ से शुरू करें? भाई बेसिक वहाँ से शुरू करो जहाँ आपको डेली लाइफ में कुछ कहना है, उसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं वो आप सीखिए। ठीक है, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया तो चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, चाहे कोई मीटिंग हो, हर जगह आपका कॉन्फिडेंस दिन दुगना रात चौगना बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स योर कॉन्फिडेंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, बट फर्स्ट यू ऑल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन, फ्रॉम द वेरी बेसिक। सो सबसे पहला क्वेश्चन, मैम बेसिक क्या है? भाई बेसिक ये देखो, ये क्वेश्चन, हे हाउ आर यू, ये सवाल आई एम 100% श्योर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने, कई सारे बच्चों ने, कई सारे लर्नर्स ने कई बार पूछा है। एक बार नहीं, कई बार पूछा है, और आपसे भी कई बार ये सवाल पूछा गया है। इसके जवाब क्या हो सकते हैं? भाई हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंसान अलग है, हर इंसान की लाइफ में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एक तो बड़ा कॉमन सा रिप्लाई है, हाँ सब ठीक चल रहा है। कैसे हो? सब ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन अगर एक्चुअल में अपनी रियलिटी आपको बतानी है तो बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। क्या आप सब वो सिचुएशंस इंग्लिश में बोल पाते हो? ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है कि भाई इस चीज़ को मुझे इंग्लिश में कहना है तो मैं कैसे सीखूं। और ये अगर आप प्रिपेयर करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप देखेंगे कि चाहे मीटिंग हो, चाहे इंटरव्यूज़ हो, चाहे कोई प्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई स्पीच हो, आप हर जगह अपने कॉन्फिडेंस को एग्जिबिट करते हुए अच्छे से बखूबी आप अपना प्रदर्शन दे सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम देखेंगे हे हाउ आर यू कि कितने सारे हम जवाब दे सकते हैं, किस किस सिचुएशन में कैसा कैसा जवाब हम दे सकते हैं। सो डिफरेंट वेज टू आंसर। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जो हमारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं, रोज़ाना हम जिनको फेस करते हैं, उनको अगर हमें आंसर करना है तो हमें कैसे आंसर करना है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहला वाला तो बड़ा कॉमन है जो आप सब आंसर करते हैं, है ना? गुड, हाउ आर यू। अच्छा, जब आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, गुड, आप गुड या फाइन बोलने के साथ साथ थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जब मुझे पूछते हैं मैम हाउ आर यू, तो मैं कहती हूँ आई एम गुड थैंक यू, हाउ आर यू। तो बच्चे पूछते हैं मैम थैंक यू आप क्यों बोल रहे हो, हमने तो कुछ नहीं किया है आपके लिए, या कुछ हमने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया कि आप थैंक यू कहिए। आप थैंक यू इसलिए कहते हैं क्योंकि सामने वाला सिर्फ अपने काम से काम नहीं रख रहा है, वो आपकी भी खबर लेने की कोशिश कर रहा है, आपसे भी पूछ रहा है कि आप कैसे हैं। तो इसलिए आप उसको, वो आपके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आपकी थोड़ी सी चिंता, भले ही फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन एटलीस्ट चिंता तो कर रहा है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में किसी टाइम है कि पूछे आपको, है ना? तो अगर पूछ रहा है तो इस बात के लिए आप उसको थैंक यू कहते हैं। हे हाउ आर यू, आई एम गुड फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। अब चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप ये जवाब तो दे ही देते हैं, मैं ठीक हूँ तुम बताओ। ठीक है, तो ये तो जवाब हम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लाइफ में चल रहा है वो आप अगर किसी को बताना चाहते हैं तो वो कैसे बताएंगे। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। नाउ हे हाउ आर यू, अब आप बताना चाहते हैं कि यार अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तुम्हारे बारे में क्या? सो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कैसे कहेंगे? सो फार सो गुड। कैसे कहेंगे? अभी तक तो जो चल रहा है ठीक चल रहा है, सो फार सो गुड। सिंपल से गुड फाइन थैंक यू, इसके बदले आप ये भी कह सकते हैं अब तक तो ठीक चल रहा है, आगे का नहीं पता लेकिन अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, व्हाट अबाउट यू, सो फार सो गुड, व्हाट अबाउट यू। अब ये एक ईडियम की तरह यूज होता है, तो इसमें आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये यही बताने के लिए हम यूज करते हैं कि भाई अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस देखते हैं। So far, so good. I haven't had any issues yet. अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आपकी लाइफ के बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके कॉलेज लाइफ के बारे में, आपके मैरिड लाइफ के बारे में, ठीक है, अगर आप कहीं वेकेशन पे गए हैं या फिर अब्रॉड गए हैं, कोई भी सिचुएशन हो,
अगर आपको जब ये सवाल पूछा जाएगा तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आप यही कह सकते हैं, सो फार सो गुड, आई हैवंट हैड एनी इश्यूज येट। आप नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं, कोई पूछता है कि कैसा है वहाँ पे, तब भी आप इस बात का जवाब इसी तरीके से दे सकते हैं, सो फार सो गुड, अभी तक तो मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई है, आई हैवंट हैड एनी इश्यूज येट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बना के दिखाया है वैसे ही आपको भी सो फार सो गुड इसको यूज करके एक सेंटेंस बना के कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नाउ अगला सवाल फिर से देखेंगे कि कैसे हमें हे हाउ आर यू का जवाब देना है। अब अगर आपको आप गुड तो कहते हैं, लेकिन गुड कहने के साथ साथ जब भी आपका कोई करीबी फ्रेंड होता है या जो आपका ज़्यादा जानने वाला होता है, जस्ट फॉर्मेलिटी वाला नहीं होता है ना, तो आप उनको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप गुड तो बोलते हैं लेकिन उसके साथ में आप ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। आपको किसी ने पूछा कि आप कैसे हो, तो आप बोलते हो यार बढ़िया, हम लोग अभी अभी जस्ट घूम के आए हैं, वृंदावन से घूम के आए हैं। तो आप कैसे बताएंगे ये बात? गुड, वी जस्ट गॉट बैक। गॉट बैक का मतलब है वापस आना। गुड, वी जस्ट गॉट बैक फ्रॉम विजिटिंग वृंदावन, ठीक है। हम वृंदावन गए थे, वृंदावन से अभी बढ़िया चल रहा है, हम अभी हाल ही में वृंदावन से लौटे हैं। तो ऑब्वियसली आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे भी घूम कर अगर आप आए हो या कुछ एक्साइटिंग आपने किया है, पार्टी अरेंज किया है, शिफ्टिंग किया है, नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, तो वो चीज़ आप जो मोस्ट एक्साइटिंग या जो जिसके साथ में शेयर करने लायक जैसी बात होती है वो चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ अब कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी को पूछते हैं उस वक्त उनकी तबीयत अगर खराब है तो वो कैसे जवाब देंगे? आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। कैसे जवाब देंगे वो कहेंगे आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक ईडियम है, मुहावरों की तरह यूज होता है। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर का मतलब ये होता है कि मैं थोड़ा सा तबीयत जो होता है ना नरम गरम, आप कहते हो थोड़ा सा तबीयत नरम है ना, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो, बट हाँ मौसम के बदलने की वजह से और वट एवर, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। नाउ फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर ये हम यूज करते हैं जब हल्का फुल्का थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता है ना, हरारत सी हो जाती है, जो हम कहते हैं हरारत सी हो जाए या थोड़ी बहुत तबीयत नरम हो जाए या थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाए तो हम उसको कहते हैं फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ठीक है। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड। गेट कोल्ड मतलब सर्दी होना। सर्दी जब होता है तब आपको पता ही है कि थोड़ा सा आपको थकान थकान सा आता है, नींद आती है, हल्का हल्का फीवर सा फील होता है ना, ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, तब आपको लग जाता है कि हाँ ठीक है, गले में दर्द होता है सबसे पहली बात, तो आपको तुरंत पता चल जाता है यार मुझे लग रहा है कि मुझे सर्दी होने वाली है ना। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। आई थिंक आई एम गेटिंग अ कोल्ड। आई थिंक आई एम गेटिंग अ कोल्ड। ऑलराइट, फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर को यूज करके आप एक सेंटेंस बनाएंगे और आप सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे। नाउ अब जब आप कोई काम कंप्लीट करके किसी नए चीज की ओर या नई जगह की ओर या नए काम की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो ये बात आप कैसे बताएंगे? हे हाउ आर यू। आप ग्रेट तो कहते ही है और किसी नए काम के या अच्छे काम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगले हफ्ते में भी आप नई गाड़ी लेने वाले हैं, नया घर लेने वाले हैं, नया जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, या हो सकता है कि बहुत दिनों से आपका कोई काम पेंडिंग हो, वो आपने कंप्लीट किया है ना, और अब आप बोझ मुक्त हो गए हैं, बर्डन फ्री हो गए हैं। तो आप ये बात कैसे बताएंगे? ग्रेट, इट्स सच अ रिलीफ। व्हाट डू वी मीन बाय? Yes. What do we mean by such a relief? It is such a relief. इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करके भी बोल सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में कई बार हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं इट्स सच अ रिलीफ। ग्रेट, इट्स सच अ रिलीफ। सच अ रिलीफ, रिलीफ मतलब राहत की बात। कितनी राहत की बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कितनी राहत की बात है टू बी हेडिंग इनटू। हेड इनटू मतलब की ओर बढ़ना, की ओर अग्रसर होना, की ओर जाना। तो ये किसकी ओर जाने की बात कर रहे हैं? हेडिंग इनटू द वीकेंड,
मतलब अब सैटरडे संडे आने वाला है और सैटरडे संडे के पहले मेरा सारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। मतलब अब मुझे सैटरडे संडे को बैठ के असाइनमेंट्स पूरे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अपने सारे असाइनमेंट्स पूरे कर लिए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ एकदम, है ना। तो आपके दोस्त ने आपको पूछा, हे हाउ आर यू, आपने कहा ग्रेट, इट इज सच अ रिलीफ to be heading into the weekend with the assignment done। असाइनमेंट पूरा हो गया है, प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, आपका कोई पेंडिंग काम है वो सारा कुछ पूरा हो गया है ना। तो अगर इस तरीके से आप वीकेंड यानी सैटरडे संडे की ओर बढ़ते हैं, एक बार इमेजिन करके देखो, अच्छा लगेगा, राइट। सो आप इसी तरीके से जवाब देंगे, ग्रेट, इट इज सच अ रिलीफ टू बी हेडिंग इन टू द वीकेंड। मेरे साथ साथ रिपीट करते चलेंगे, टू बी हेडिंग इन टू द वीकेंड विथ द असाइनमेंट डन, विथ द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, विथ जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको जो मतलब वीकेंड में बढ़ते हुए जो आपको निश्चिंत करे, खुश करे, आपको अच्छा लगे, वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, हेडिंग इनटू इसका मीनिंग है, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा ताकि आप लोगों के रिविजन्स भी हो जाए। टू मूव और गाइड समवन और समथिंग इन टू सम प्लेस, ठीक है, और थिंग मतलब सिंपल आप समझो की ओर अग्रसर होना। हेडिंग इनटू मतलब की ओर अग्रसर होना। सेंटेंस देख लो और अच्छे से समझ आएगा। द प्लेन इज हेडिंग इनटू या टू हम कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या जगह है, ठीक है। द प्लेन इज हेडिंग टू दुबई मतलब प्लेन जो है वो दुबई की ओर अग्रसर है, दुबई की ओर निकल रहा है, ठीक है। चलिए, नाउ लिविंग द ड्रीम, व्हाट डू वी मीन बाय लिविंग द ड्रीम। भाई लिविंग द ड्रीम का मतलब होता है अपना सपना जो भी है वो सपने को हकीकत में होता हुआ देखना, सपने जैसा लाइफ जीना, उसको हम कहते हैं लिविंग द ड्रीम। तो अगर आप अपने सपनों जैसा जैसा भी आप सोचते हैं कि यार मेरे पास वर्दी होनी चाहिए, मेरे पास एक बड़ी सी कार होनी चाहिए, मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए, या मेरे पास ऐसे दोस्त होने चाहिए, जो भी आपका सपना है, ठीक है, अगर वो सपना आप जी रहे हैं तो यस लिविंग द ड्रीम का प्रयोग करके आप सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। हे हाउ आर यू, तो आपने कहा मैं तो बस अपने सपनों का लाइफ जी रहा हूँ, आई एम लिविंग द ड्रीम, ठीक है। लिव द ड्रीम का मतलब आप जो भी चीज़ जैसा भी आप जीवन बिताना चाहते हैं वैसा बिता रहे हैं बिना किसी रिग्रेट्स के, बिना किसी पछतावे के, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। योर लिविंग द ड्रीम माई फ्रेंड, आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं। कई बार होता है ना, हमें अपने लाइफ में जो भी चीज़ें होती है ना हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमें हमेशा अपनी लाइफ में कोई ना कोई कमी लगती है और अपने दोस्त की लाइफ में लगता है कि यार इसकी लाइफ तो बड़ी सेट है, इसकी लाइफ तो बड़ी मस्त है ना। तो आप उसको क्या कहोगे, यू आर लिविंग द ड्रीम माई फ्रेंड, ठीक है। सो हमें यस हम सब की लाइफ में चैलेंजेस भी होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। सो हमें अपनी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है जब आप उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं तो यूनिवर्स और खुश होके आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में देता है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, ग्रेटफुल ज़रूर फील करना चाहिए, ठीक है, राइट। सो आप अपनी लाइफ में किस चीज़ के लिए थैंकफुल फील करते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तब तक हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राइट। हे हाउ आर यू, अब आपको ठीक है हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी ओके ओके रहता है ना। तो आप ऐसा कैसे कहेंगे, आई एम डूइंग ओके, जस्ट गेयरिंग अप फॉर हॉलीडेज। गेयर अप का मतलब तैयार होना, रेडी होना, प्रिपेयर होना। सो आई एम डूइंग ओके, ठीक ठीक चल रहा है, बस अभी छुट्टियों की तैयारी हो रही है, छुट्टियों का इंतज़ार हो रहा है। जस्ट गेयरिंग अप फॉर हॉलीडेज, जस्ट गेयरिंग अप फॉर हॉलीडेज। हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, राइट। ओके, सो गेयरिंग अप का मतलब होता है प्रिपेयर करना, प्रिपेयर होना, तैयार होना, ठीक है, या फिर वेट करना, इंतज़ार करना। ऑल दीज वर्ड्स वुड गो फॉर द मीनिंग ऑफ गेयरिंग अप। सेंटेंस देखते हैं बच्चों। पॉलिटिशियंस आर ऑलरेडी गेयरिंग अप फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम पे सारे नेता क्या कर रहे हैं, अभी इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। सो व्हाट आर दे डूइंग, पॉलिटिशियंस आर ऑलरेडी गेयरिंग अप फॉर द election. Politicians are already gearing up for the election. All right.
नाउ द नेक्स्ट वन, यस, अगर कोई आपसे पूछे हे हाउ आर यू और आप टेंशन में हैं, तो टेंशन में है तो आप कहेंगे अ बिट स्ट्रेस्ड। ज़्यादा टेंशन में है तो अ लॉट स्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं। जब थोड़ा बहुत स्ट्रेस में है तो आप कहेंगे अ बिट स्ट्रेस्ड, माई प्लेट इज़ प्रिटी फुल। अब यहाँ पे उसको इसलिए स्ट्रेस नहीं है क्योंकि उसके खाने का प्लेट भरा हुआ है। प्लेट भरा हुआ होना मतलब आपके पास काफ़ी सारा काम होना, ठीक है। प्लेट भरा हुआ होने का मतलब है कि आपके हाथ में आप बहुत बिजी हैं और आपके हाथ में बहुत सारा काम है, ठीक है। अ बिट स्ट्रेस्ड, और यस ऑफ कोर्स जब ऐसा होता है कि वर्क का ओवरलोड हो जाता है तो हम थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ह्यूमन नेचर है। अ बिट स्ट्रेस्ड, माई प्लेट इज प्रिटी फुल, माई प्लेट इज प्रिटी फुल। सो माई प्लेट इज प्रिटी फुल का मीनिंग क्या होता है? यू और समवन इज एक्सट्रीमली बिजी, ठीक है। जिसका भी प्लेट फुल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में, उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। I'd love to help you, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता आपकी मदद करके। I'd love to help you, but मुझे बहुत अच्छा लगता आपकी हेल्प करके, लेकिन माई प्लेट इज़ फुल राइट नाउ, मतलब अभी फ़िलहाल मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगता, बट मैं अभी फ़िलहाल नहीं मदद कर सकती हूँ बिकॉज आई एम ऑलरेडी सो बिजी। सो दैट यू कैन से बाय यूजिंग दिस phrase, my plate is full, my plate is full. All right students, and yes, all those who have been waiting for my spoken English batch, spoken English express batch हमारा है, ठीक है। इसके फीचर्स हैं आपके 20 लाइव सेशंस, प्रैक्टिस ग्रुप भी मिलेगा आपको, यहाँ पे आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, पब्लिक स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड यस ऑफ कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। नाउ this batch is available on Serene Pathshala application which you can find on Google Play Store. Google Play Store पर आपको Serene Pathshala application मिलेगा जहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा, राइट। एंड इसका लिंक, इस बैच का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नाउ, हे हाउ आर यू, फिर से अगर इसी सवाल का जवाब देना है और आपको कहना है कि यार बड़ा मुश्किल टाइम कट रहा है, ठीक है, मुश्किल टाइम कट रहा है। अब टाइम आप दिन में बता सकते हैं, हफ्तों में बता सकते हैं, महीनों में बता सकते हैं, सालों में बता सकते हैं, ठीक है। कैसा आपका टाइम, कितना लंबा मुश्किल टाइम रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे। इट्स बीन अ रफ डे, अगर आज का दिन बहुत मुश्किल था तो आप कहेंगे इट्स बीन अ रफ डे, ठीक है। अगर ये पूरा हफ्ता ही बहुत मुश्किल था तो आप कहेंगे इट्स बीन अ रफ वीक। आप क्या कहेंगे? इट्स बीन अ रफ वीक। अगर पूरा महीना बहुत ज़्यादा बिजी था तो आप कहेंगे इट्स बीन अ रफ मंथ। और अगर पूरा साल बहुत हेक्टिक चल रहा है तो आप कहेंगे इट्स बीन अ रफ ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू आर गोइंग टू मेक अ चॉइस ऑफ द वर्ड हियर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नाउ अ रफ वीक का मतलब क्या है? ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट टाइम है ना, बहुत मुश्किल टाइम रहा हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सारी चीज़ें हैंडल करें, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा, हमेशा स्ट्रेस में रहे हैं आप, तो ऐसे टाइम को हम डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड कह सकते हैं, अ रफ वीक कह सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, दिस हैज़ बीन अ रफ वीक। अब यहाँ पे बंदा बता रहा है कि कैसे रफ रहा है, कैसे मुश्किल रहा है, फाइनेंशियली सैलरी मिली नहीं, या फिर सैलरी डीले हो गई, ठीक है, या फिर कर्ज ज़्यादा आ गया, या घर में कोई बीमार हो गया और पैसे ज़्यादा खर्च हो गए, तो यस दिस हैज़ बीन अ रफ वीक फाइनेंशियली। तो मतलब उनके लिए ये डिफ़िकल्ट टाइम कैसे रहा है? फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट टाइम रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑनेस्टली नॉट वेरी गुड, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। ऐसा आप कब अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करते हैं? कोई अगर आपसे पूछता है फ़ोन करके कि कैसे हो, तो तुम बोलते हो यार सच बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, येस्टरडे आई वॉज लेड ऑफ। अब क्यों आपका वीक या आपका दिन अच्छा नहीं है, या आप अच्छे क्यों नहीं हैं, आप वो कारण बता सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि ये दुखी क्यों है, ये दुखी क्यों है? येस्टरडे आई वॉज लेड ऑफ, ठीक है, येस्टरडे आई वॉज लेड ऑफ।
अब लेड ऑफ का मतलब क्या होता है? लेड ऑफ का मतलब होता है जॉब से निकाल दिए जाना। जॉब से कब निकालते हैं? देखो, अगर तुमने कोई गलती की है, ठीक है, उसके वजह से जॉब से निकाला जा रहा है, तो हम कहेंगे यू आर फायर्ड, ठीक है, वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे यू आर फायर्ड। लेकिन बिना आपके किसी गलती के इसलिए जॉब से निकाला जा रहा है क्योंकि अब उनका काम कम हो गया हो, कंपनी के कोई भी रीजंस हो, XYZ कुछ भी रीजन हो, कंपनी डाउनसाइज कर रही हो, या फिर कंपनी का कोई प्रोजेक्ट हो जिसकी वजह से उन्होंने आपको हायर किया था, अब वो प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तब आपको लेड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ द रीजन इज बिकॉज ऑफ द कंपनी, तब आप लेड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं जॉब से निकालने के लिए। लेकिन अगर तुमने कुछ गलती की है, तुम्हारे किसी गलती की वजह से तुम्हें निकाला जा रहा है, तब लेड ऑफ का प्रयोग नहीं, तब फायर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सो येस्टरडे आई वाज लेड ऑफ। सो ऑब्वियसली किसी की जॉब जाएगी तो बंदा दुखी तो होगा ही, ठीक है। सो ऑनेस्टली सच बताऊं तो, ऑनेस्टली मतलब सच बताऊं तो नॉट वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, कल ही मेरी जॉब गई है, ठीक है। चलिए, नाउ लेड ऑफ का मीनिंग आपके पास है डिसमिस वर्कर्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, समटाइम्स विद द इंटेंशन ऑफ री एम्प्लॉइंग। अब ऑब्वियसली किसी गलती की वजह से तो उनको नहीं निकाला गया है, उनको बस कंपनी के कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से निकाला गया है, तो यस दे विल ऑलवेज हैव दैट इन माइंड कि हाँ ठीक है, चलो कल फिर से वापस जब, या 1-2 महीने बाद जब हमारे पास फिर से प्रोजेक्ट आएगा तो हम फिर से रिहायर कर लेंगे। तो ऐसे केस में उसको लेड ऑफ कहा जाता है, ठीक है, ऐसे केस में लेड ऑफ कहा जाता है। सेंटेंस देख लो, वी हैव हैड टू ले ऑफ ऑल आवर वर्कर्स, हमारे सभी वर्कर्स को हमें ले ऑफ करना पड़ा। वी हैव हैड टू मतलब कंपल्शन है, वी हैव हैड टू ले ऑफ ऑल आवर वर्कर्स, हमें अपने सारे वर्कर्स को ले ऑफ करना पड़ा, ठीक है। नाउ हे हाउ आर यू। अब ऐसा सवाल अगर आपसे कोई ऐसे टाइम पे पूछता है जब अगले ही दिन या कुछ ही आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम हो या आपका इंटरव्यू हो, तो आपकी कैसी फीलिंग्स होगी? नर्वस होंगे आप, और आप क्या कहेंगे? आई एम नर्वस। आई एम नर्वस के बदले आप ये भी कह सकते हैं आई एम गेटिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। क्या कह सकते हैं? आई एम गेटिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। क्यों? बिकॉज आई हैव एन एग्जाम। आपका एग्जाम हो सकता है, आपका इंटरव्यू हो सकता है, आपका कोई प्रेजेंटेशन हो सकता है, वट एवर बी द रीजन, you are nervous, and when you are nervous you can say this, I'm getting butterflies in my stomach, I'm getting butterflies in my stomach। yes, बिल्कुल, अगर शादी का भी कोई रिश्ता आया है, आप किसी से मिलने जाने वाले हैं और तब भी नर्वस हैं, ऑफ कोर्स तब भी आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। whenever you are nervous you can make use of this sentence। अगर कोई आपसे पूछता है हे हाउ आर यू, आई एम गेटिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, और आप बता भी देंगे क्यों, ठीक है, बिकॉज आई हैव एन एग्जाम और इंटरव्यू टुमारो। आपका कोई एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, तो एग्जाम के पहले, इंटरव्यू के पहले ऑफकोर्स हम नर्वस होते हैं, है ना। सो नो हार्म इन एक्सप्रेसिंग इट, राइट स्टूडेंट्स। सो गेटिंग बटरफ्लाइज का मतलब नर्वस होना होता है, ठीक है। यू आर वेरी नर्वस और एक्साइटेड अबाउट समथिंग। ओके यस, या तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस है, या तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए अगर एक्साइटेड है, तब भी मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटेड कि तुमसे शांति से बैठा नहीं जा रहा है, ठीक है, तब भी आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर नर्वसनेस के लिए यूज़ होता है। आई ऑलवेज गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक बिफोर मेकिंग अ स्पीच। जब भी स्पीच देना होता है तो स्पीच देने से पहले मैं नर्वस हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। आई ऑलवेज गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक बिफोर मेकिंग अ स्पीच, बिफोर मेकिंग अ स्पीच। ऑल राइट, चलिए अब फिर से अगर कोई आपसे पूछे हे हाउ आर यू, और तुम्हें फिर से वही जवाब देना है, या ठीक ठीक ही, ज़्यादा कुछ खास नहीं, ओनली ओके। आप ये भी कह सकते हैं ओनली ओके, ओके ओके, ओनली ओके, ठीक है। अब ये ओनली ओके क्यों कह रहे हैं? आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, और किस लिए? छुट्टियों के लिए नहीं गए हैं, फॉर वर्क। आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट फॉर वर्क दिस मंथ। इस मंथ में मुझे काम के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ा। एंड ऑनेस्टली, और सच बताऊं तो, आई एम ऑल जस्ट अ लिटिल रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या होता है? एनर्जी कम हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। इंसान ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करेगा तो थक तो जाएगा ही, ठीक है। तो वही कह रहे हैं ये,
ऑनेस्टली सच बताऊं तो आई थिंक इनको यही लग रहा है कि मैं क्यों थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, ओनली होके क्यों फील कर रहा हूँ। सच बताऊं तो इतना ट्रैवलिंग करके मैं थोड़ा सा थक गया हूँ या थक गई हूँ। आई थिंक आई एम ऑल जस्ट अ लिटिल रन डाउन बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ इट क्या, ट्रैवल, जो वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल चल रहा था उसी की वजह से। स्टूडेंट्स, रन डाउन का क्या मीनिंग होता है? रन डाउन का मतलब होता है बुरी कंडीशन में होना, या फिर बहुत ज़्यादा थका होना, या हेल्दी ना होना, अनहेल्दी होना। ठीक है, सो रन डाउन अनहेल्दी होना, थका हुआ होना, या फिर बुरी परिस्थिति में होना, बैड कंडीशन में होना। ठीक है, द बैटरीज आर रनिंग डाउन। अब जब हम बैटरीज को बोल रहे हैं कि द बैटरीज आर रनिंग डाउन, मतलब बैटरीज खराब कंडीशन में है, खराब हो रही हैं। ठीक है, बैटरीज क्या हो रही है, खराब हो रही हैं, आर रनिंग डाउन, तो बैड कंडीशन में बैटरीज जो है वो जा रही हैं। ऑल राइट, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन, घोस्टिंग। बड़ा मस्त है ये। ठीक है, आपके साथ में ज़रूर हुआ होगा। जितने लोगों के साथ में हुआ है वो एक बार मुझे बताएंगे ज़रूर। आई एम डूइंग टेरिबली, कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई आप कैसे हो, और तुम्हारी हालत ख़राब है। ठीक है, सो कैसे बताओगे? आई एम डूइंग टेरिबली, टेरिबली मतलब बहुत ख़राब हालत है भाई। आ फोटोग्राफर इज गोस्टिंग अस। ठीक है, आ फोटोग्राफर इज गोस्टिंग अस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय गोस्टिंग? गोस्टिंग का मतलब, चलो मैं आपको बताती हूँ और आप मुझे बताना कि आप में से कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है और किसने आपको गोस्ट किया है। ठीक है, गोस्टिंग का मतलब आप फ़ोन कर रहे हैं लेकिन सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप मैसेज कर रहे हैं, सामने वाला मैसेज तो देख ले रहा है लेकिन तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहा है, एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर दे रहा है, ना तुम्हारे फ़ोन का जवाब आ रहा है ना मैसेज का जवाब आ रहा है, कुछ नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है अब मैं क्या करूं। सब मैसेज करके देख लिया, इतने सारे फ़ोन करके देख लिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं गोस्ट करना। तो जो आपके साथ ऐसा कर रहा है वो आपको गोस्ट कर रहा है, आप उसको नहीं, वो आपको गोस्ट कर रहा है। ठीक है, आई एम डूइंग टेरेबली। अब यहाँ पे इनकी हालत क्यों ख़राब है? क्योंकि इनके फोटोग्राफर ने इनको गोस्ट किया है। फोटोग्राफर ने इनसे पैसे लिए, अब छूमंतर हो गया है। ठीक है, फोटोग्राफर ने पैसे लिए, वेन्यू पे आया, फ़ोटो वगैरह भी क्लिक किया, लेकिन उसने उसके बाद फ़ोटो वगैरह क्लिक करके फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। ही हैज़ंट शेयर्ड आवर वेडिंग फोटोग्राफ्स। ठीक है, उसने जो वेडिंग के फोटोग्राफ्स है वो शेयर ही नहीं किए हैं, तो उसको कहते हैं गोस्ट होना। ठीक है, गोस्ट करना, राइट। सो आ फोटोग्राफर इज गोस्टिंग अस। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपको किसने गोस्ट किया है। ठीक है, चलिए, नाउ द मीनिंग ऑफ गोस्टिंग, सडनली एंडिंग ऑल कम्युनिकेशन। ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सडनली तुमसे सारी बातचीत बंद हो गई है। ठीक है, सारी बातचीत बंद हो गई है, किसी भी तरह से तुम्हारे साथ में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं गोस्टिंग। ठीक है, चलिए, नाउ ही डिसाइडेड टू गोस्ट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स आफ्टर गेटिंग अ न्यू जॉब। होता ना कई बार किसी की नई जॉब लग जाती है ना, अच्छी जॉब लग गई, या बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, या फेमस बहुत ज़्यादा हो गए, तो उन्हें पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, पुराने दोस्तों का फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ठीक है, सो इसको क्या कहते हैं? गोस्ट करना। ही डिसाइडेड टू गोस्ट हिज ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स आफ्टर गेटिंग अ न्यू जॉब। आई होप आपको इसका मीनिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे हाउ आर यू? अब इसका जवाब आपको देना है कि भाई मेरे जीवन में तो बवंडर आ रखा है। ठीक है, तो ये कैसे कहोगे आप? आई हैव हैड, ये VE किसका शॉर्ट फॉर्म है? हैव का। I've had a whirlwind. Whirlwind का मतलब होता है बवंडर। ठीक है, I've had a whirlwind of a week. Whirlwind of a week का मतलब क्या होता है कि भाई पूरा हफ्ता बहुत ही तूफानी था, बहुत ही तूफानी था। या तो बहुत ज़्यादा काम रहा होगा, या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, घर पे मान लो शादी भी है और काम भी बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ जीवन में चल रहा है, तो ऑब्वियसली पूरा बवंडर जैसा, पूरा तूफानी टाइप फील होगा हफ्ता, है ना। सो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? I've had a whirlwind of a week. I've had a whirlwind of a week. But I'm hanging there. मतलब फिर भी मैं टिका हुआ हूँ। भाई तूफान आता है तो क्या होता है? सब चीज़ें उड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पूरा हफ्ता तूफानी था लेकिन मैं अभी भी टिका हुआ हूँ। बट आई एम हैंगिंग इन देयर, मतलब झेल गया मैं ये तूफानी हफ्ता, बट आई एम हैंगिंग इन देयर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो यस,
द मीनिंग ऑफ whirlwind इज तूफानी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्विफ्टनेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस चल रहे हैं. सेंटेंस, a whirlwind event happens very fast and often very unexpectedly. अचानक से होता है, बहुत जल्दी कोई चीज़ जब हो जाती है तो हम उसको a whirlwind event कह सकते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, एंड हैंग इन देयर का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम झेल जाना, टिके रहना. टू कीप ऑन मूविंग और कीप ऑन ट्राइंग एंड नॉट गिविंग अप. आप गिव अप नहीं कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं हैंग इन देयर. वी आर ऑलमोस्ट रेडी, हम रेडी हैं. सो जस्ट हैंग इन देयर, हम कह रहे हैं कि हम बस तैयार हैं, रुके रहो, बस हम आ ही रहे हैं, हम बस तैयार हैं. ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, सो जस्ट हैंग इन देयर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन में आपको सबसे यूजफुल रिप्लाई क्या लगा, आपके लिए सबसे मोस्ट सूटेबल रिप्लाई क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कौन सा रिप्लाई देते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे. और आपको गोस्ट किसने किया है वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे. दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद एवरीवन.